हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्मल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डिल लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा क्या कम्बल? न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस बात पर बाहर चला गया मानो उसका हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकलने जा रहा था। एक एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरे हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाए हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रह, तो यहाँ लेने क्या आए थे? अब खाओ ठंडा, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने दुम हिलाई और अपनी कूं को दीर्घ बनाता हुआ पास आ गया। हल्कू ने कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ईरान पछुआ पता नहीं कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका हूं। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, चीलम पिएगा? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकी हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रह गया तो जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर
थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री से जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वह विशेष आत्मीयता से उसने एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धकधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंडक कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से भी ऊपर रात है। छलकू के खेत में से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को मुझे पत्तियां बटोरते कोई देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपकर बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता दबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियों को बठारने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरते जा रहे थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए शुक्र। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही ना? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला
और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऊपर से कूद कर जाओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ जाती थी उसे आलस से दबा लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कानों में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, कहीं जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दन्नाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह जान पड़ा। वो अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़े सो गया। सवेरे जब नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत सत्यानाश हो गए। भला ऐसा कोई कहीं सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता नहीं हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आ गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब तो मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।